खबर तफसील से। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई अरकान असेंबली के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ धर्म सिंह सैनी और दिगर 6 अरकान असेंबली भी साइकिल पर सवार हो गए हैं। ये तमाम लीडर बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने इन लीडरों का पार्टी में खैर मकदम करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में विकेट गिर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज 31 जनवरी से हो सकता है। बजट इजलास 2 मरहलों में होगा। जराये के मुताबिक पहला मरहला 31 से 11 फरवरी तक, जबकि दूसरा मरहला 4 मार्च से 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। जराये के मुताबिक 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तमाम दस्तावेजात कमेटी के चेयरपर्सन इंदु मल्होत्रा को भेज दिया है। इस मामले में कमेटी बहुत जल्द अपना काम मुकम्मल कर लेगी। मंत्री की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े तमाम दस्तावेजों को उन्होंने कमेटी की जो चेयरपर्सन है यानी कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा उनको भेज दिया है। हालांकि आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कमेटी इसमें तेजी से जांच करेगी। और वही जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक अब कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े तमाम दस्तावेजों को फिलहाल कमेटी के चेयरपर्सन को भेज दिया गया है और वही कमेटी अब इन तमाम दस्तावेजों को देखेगी और आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। अलवर में जहनी तौर पर माजूर नाबालिग बच्ची से मुबैना जिनसी ज्यादती के मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि उन्नाव जाने वालों को अलवर मुतासरा का ख्याल नहीं। इस बीच राजस्थान पुलिस अलवर मामले की जांच कर रही है। अभी भी मुलजमीन उसकी गिरफ्त से बाहर हैं। ख्याल रहे कि बुध के रोज जख्मी बच्ची अलवर में सदमे की हालत में मिली थी, जहां से इलाज के लिए उसे जयपुर लाया गया। वो जेके लोन अस्पताल में अभी जेरे इलाज है। अलवर में जो एक जघन्य रेप कांड हुआ है, गैंग रेप का विषय हुआ है, उस विषय को आप सभी ने अपने मुख्य समाचार में रखा है। पूरे देश को अलवर के इस जघन्य रेप कांड से आपने अवगत कराया है। जान के आश्चर्य होता है, जान के दुख होता है, किन हाथों के लोग में कांग्रेस की राजनीति है। आप जानते हैं, जब अलवर में इस प्रकार की विभत्स घटना घट रही थी, तब प्रियंका वाड्रा, जो अपने आप को चैंपियन ऑफ महिला कहती है, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। प्रियंका जी का जन्मदिन था। वो अपने पति श्री वाड्रा जी के साथ रणथंबोर की जंगलों में मौजूद थी। वो वहां अपने जन्मदिन मनाने के लिए प्रस्तुत थी, रणथंबोर में थी। आज सवाल उठता है, प्रियंका जी, क्या आप राजस्थान की बेटी निर्भया से मिलने गई? आप तो पूरे देश में जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है, आप और राहुल गांधी तो हर जगह मिलने जाते हैं लोगों से। आप गले लगाकर तस्वीर भी वायरल करते हैं। करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। पीड़िता के साथ खड़ा होना, उसके लिए न्याय का गुहार करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए तो लोग राजनीति में होते हैं। किंतु चयनात्मक राजनीति करना, दूसरे राज्यों में जहां आपकी सरकार नहीं है वहां जाकर के आप पीड़िता के फोटो को गलत तरीके से वायरल करना, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में किया था, बाद में कोर्ट ने भी फटकार लगाया। किंतु अपने राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है,
और आप अपना जन्मदिन मना रहे हो और तनिक दूरी पर एक महिला के साथ जघन्य विभत्स रेप होता है, एक छोटी बालिका के साथ रेप होता है, वो आईसीयू में भर्ती है, आप एक दिन भी आईसीयू में जाकर उसे देखने की चेष्टा तक नहीं करते। प्रियंका जी, आप आईसीयू गई क्या? क्या आपने प्रयास भी किया कि आप रणथंभौर में ही थी, 200 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, आप गई क्या? पीड़िता के घर गई क्या? पीड़िता के विषय में आपने मुख्यमंत्री से पूछा क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से रिपोर्ट तलब किया क्या? प्रियंका जी, ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है? मारूफ सहाफ़ी कमाल खान अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनके इंतकाल से सहाफ़ती बिरादरी सदमे में है। मारूफ सहाफ़ी के आखिरी दीदार के लिए मुख्तलिफ शोबे हयात के लोगों की भीड़ जमा है। सभी मज़ाहिब व मकातिब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी, मजहबी और मिली रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। अपनी मुनसिफाना, बेबाक और बामकसद सहाफ़त के लिए हर दिल अजीज़ थे कमाल खान। ऐशबाग वाक़े करबला मलका जहां में असर के बाद नमाज जनाजा है। एनडीटीवी के सीनियर रिपोर्टर कमाल खान साहब के इंतकाल की ख़बर सुनकर हम सबको बहुत दिली सदमा हुआ, बहुत अफसोस है। और जिस ईमानदारी के साथ और जिस प्रोफेशनल तरीक़े से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जर्नलिज़म के लिए वक्फ़ की और जिस भी स्टोरी को वो किया करते थे उसकी तह तक पहुँचते थे, और ये कहा जा सकता है कि हर स्टोरी पर जो वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म का मुज़ाहरा करते थे वो अपने आप में तमाम जर्नलिस्ट के लिए एक बड़ी मिसाल है। और जिस अंदाज़ में और जिस जिन अल्फाज का वो इस्तेमाल किया करते थे और ख़ासकर जिन अशार का बर वक्त वो इस्तेमाल करते थे, वो अपने आप में उससे उनकी रिपोर्टिंग में एक चाशनी पैदा होती थी। बहरहाल हम ये समझते हैं कि कमाल खान साहब के इंतकाल से सहाफ़ती दुनिया को, जर्नलिज़म की दुनिया को एक बड़ा सदमा पहुंचा है और हमारे भी बहुत से इंटरव्यूज़ उन्होंने कवर किए, जिसके लिए हम लोग उनके हमेशा शुक्रगुज़ार रहेंगे। यकीन नहीं होता कि कमाल खान साहब अब हमारे बीच में नहीं हैं, हमें अलविदा कह गए। कमाल खान एक निहायत ईमानदार और मुझे लगता है कि जर्नलिज्म को कहा जाए तो सही मानों में उसके एथिक्स को फॉलो करते थे। वो एक आम आदमी के हित की बात बड़ी मजबूती से अपनी खूबसूरत हिंदुस्तानी ज़बान में मोतियों की तरह पिरो के अल्फाजों को रखते थे। हम लोग भी जब 18 साल पहले मैं जरदोज़ी और चिकन वर्कर्स पे काम कर रही थी तो उसके इशू में भी उन्होंने उठाने में हम लोगों की मदद की थी। वो हर इशू को जो आम आदमी को छूता था, उनसे ताल्लुक़ रखता था, उसको बड़ी मजबूती से और बड़ी खूबसूरती से उठाते थे। हम बस यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को हिम्मत दे, इस मुसीबत में मजबूती से खड़े रहने के लिए उनको सब्र अता फरमाए और कमाल साहब को जन्नत में ऊंचा मुकाम दे। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जरिए दिल्ली हुकूमत के मेंटोर स्कीम पर रोक लगाने की हिदायत आने के बाद दिल्ली हुकूमत का तीखा रद्द-ए-अमल सामने आया है। दिल्ली के नायब वजीर आला और वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कारकुन से कमीशन में शिकायत कराई गई और स्कीम पर रोक लगाई गई। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 5.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हमने सारे बच्चों से पूछा कि आपको मेंटर्स चाहिए क्या, और जिसको मेंटर चाहिए वो अपने पेरेंट की कंसेंट लाके दे। तो 2,20,000 बच्चों ने अपने पेरेंट्स से पूछ के घर में बात करके कहा कि हाँ हमें मेंटरिंग चाहिए। इन 2,20,000 में से अभी 1,76,000 बच्चों को ही मेंटर्स दे पाए हैं हम, लेकिन ये सफल चल रहा है प्रोग्राम और बहुत अच्छा चल रहा है। इन 2.25 लाख बच्चों को शानदार कैरियर में मदद मिल रही है, अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिल रही है। इसी से भारतीय जनता पार्टी घबराती है।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात से घबराती है कि अगर इस देश के आगे आने वाली पीढ़ी के बच्चे पढ़ लिख गए तो उनको हम अपने कुकर्मों के अंधेरे में कैसे लगाएंगे, उनको भटका के कैसे रखेंगे, उनको अपने उलझुल वाहियात तथ्यों से जाति धर्म के झगड़ों में कैसे उलझा के रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। उसको यह भी डर लग रहा है कि अगर इस देश का पढ़ा लिखा युवा अगली पीढ़ी को मेंटरिंग करने में लग गया, उसके पढ़ाने लिखाने में लग गया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजे गए मैसेजेस के आधार पर जाति धर्म की लड़ाइयां कैसे लड़ेगा, इनके वाहियात कुतर्कों के आधार पर उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी बयानबाजी कैसे करेगा, फेसबुक यूट्यूब पे इनकी प्रोपेगेंडा को आगे कैसे बढ़ाएगा। इनको प्रॉब्लम है इसमें। इनको लगता है कि युवा पढ़ लिख के केवल और केवल इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़े और उसके बाद कुछ कुछ लिखता रहे, कुछ कुछ बकवास करता रहे। लेकिन अगर वो गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने पे लगता है तो ये उसको किसी ना किसी बहाने से बंद करवाते हैं। अब मैं फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए अजान से साधना में खलल पड़ने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इंदौर के वकीलों ने लाउडस्पीकर से होने वाली अजान से सौती आलूदगी फैलने का मामला उठाकर एक नई बहस शुरू कर दी है। इंदौर के वकीलों ने लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ न सिर्फ दस्तखती मुहिम शुरू कर दी है बल्कि इसको बंद करने को लेकर इंदौर डिवीजनल कमिश्नर और वजारत दाखिला को मेमोरेंडम भी पेश किया है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि उन्हें मेमोरेंडम दिया गया है जिसकी वो जांच करवा रहे हैं। वहीं कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने इंदौर के वकीलों के इकदाम को नफरत पर मबनी करार दे रहे हैं। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहले तो एक दुर्भाग्य की बात है कि अधिवक्ता जो हमारे होते हैं वो न्याय दिलाने के लिए और सबको न्याय दिलाने के लिए, तो उन्हें मैं नहीं समझता कि एक पक्ष के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। तो इससे एक अच्छा मैसेज समाज में और लीगली एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि अजान से ना कभी किसी को पहले प्रॉब्लम थी ना आज। चंद लोग इस तरह से देश में माहौल खराब कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ज्ञापन दिया है उन्होंने, ये सही है। मैंने परीक्षण करने के लिए दिया है, उसके बाद ठीक बात हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना के नए मामले बर्क रफ्तारी से सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,64,202 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जो जुमेरात को आए मामलों से 16,785 ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों में 315 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 1,09,345 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के फाल मामले 12,72,073 हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक 4,85,350 अफराद की मौत हो चुकी है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट से निपटने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़ीर आला के साथ कल बातचीत भी की थी। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में भी हाईएस्ट पीक देखने के लिए मिला। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में 25,000 से कम मामले आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में भी जो लोग भर्ती हैं वो स्थिर हैं और अस्पताल में लोगों के भर्ती होने की संख्या भी बेहद कम है। ऐसे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को देखते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे थे अब कहीं ना कहीं उसने कम होने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। और जिसका एक कारण उन्होंने बताया है कि फर्स्ट डोज जो है वो 100% लोगों को लग चुकी है। सेकंड डोज भी लगाने के लिए लगातार सरकार अपील कर रही है। इसके साथ ही बूस्टर डोज भी अब लोगों को लगना शुरू हो गई है। तो ऐसे में सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने मामले कम आने की उम्मीद तो जताई है और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोविड का हाईएस्ट पीक पिछले दिनों में देखने के लिए मिला था वो अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सरकार लगातार पूरी जो स्थिति है उस पर निगरानी रखे हुए है, लोगों से भी अपील कर रही है। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो इस तरीके के पोस्टर्स भी दिल्ली में लगवाए गए हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें।
मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें और अपने हाथों को लगातार धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। और इसी के लिए सरकार की तरफ से इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की भी अपील लोगों से की जा रही है। तो ऐसे में अगर जो दिल्ली के लोग हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो आने वाले दिनों में दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों से कमी होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ओमिक्रॉन म्यूटेट हो रहा है यानी रूप बदल रहा है। दिल्ली के लोक नारायण जयप्रकाश नारायण अस्पताल में ओमिक्रॉन पर स्टडी की गई है जिसमें अब तक कोरोना के 36 म्यूटेंट पाए गए हैं। हमारी नुमाइंदा ने अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से बात की। उनका कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए ज़वाबित पर अमल करें और टीके लगवाएं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बदलते स्वरूप को देखते हुए एक स्टडी की है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। सर, LNJP हॉस्पिटल ने ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके म्यूटेशन को लेकर एक स्टडी की है। क्या ये स्टडी है और उसमें क्या पाया गया है? जो हमारे पास पेशेंट आए थे शुरू में ओमिक्रॉन वेरिएंट जिनका कंफर्म हुआ था जीन सीक्वेंसिंग से, उनका हमने म्यूटेशन का स्टडी किया है कि किस तरह के म्यूटेशन हमारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। क्या वो वही म्यूटेशन है जो साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्राइब हुए थे या भिन्न है। साउथ अफ्रीका में जो म्यूटेशन मिले वो स्पाइक प्रोटीन में 31 या 32 इनिशियली दे हैव डिस्क्राइब्ड। हमारे यहाँ पे हमें उससे थोड़े से जो डिफरेंट म्यूटेशन है 3 और वो हमें देखने को मिले। पर ये जो म्यूटेशन है ये इनसिग्निफिकेंट म्यूटेशन है। जब भी वायरस इवोल्व होता है तो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ वायरस में तब्दीली आती है, चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन आते हैं और ये जो म्यूटेशन है ये नॉन सिग्निफिकेंट म्यूटेशन थे। ये इस स्टडी का कंक्लूजन था क्योंकि ये सैंपल साइज छोटा था। 13 पेशेंट्स का ही हमने शुरू में जो आए थे उनके जो जीन सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स हमने अभी स्टडी किया है और अभी हमारा जो बड़ा स्टडी है जिसमें लगभग हम 200 सैंपल्स का जो है म्यूटेशन का स्टडी और डिटेल जो है क्लिनिकल प्रोफाइल उनका जो पेशेंट हमारे पास आए किस तरह के उसमें सिम्टम्स थे और कितने मेल थे कितने फीमेल, एज ग्रुप क्या था उनका, वो सारा जो डिटेल स्टडी है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो सारा डिटेल स्टडी अब हमारे पास शायद 2 या 3 हफ्ते में आने वाला है। सर, बस सवाल यही कि यानी हमें जनवरी में थोड़ा और बचाव करना चाहिए और जनवरी में मामले बढ़ने की संभावना है कि बढ़ सकते हैं लास्ट तक भी, क्योंकि अभी आज की बात करें तो 14 तारीख की हुई है, काफी दिन अभी जनवरी खत्म होने में बचे हैं। देखिए अभी आने वाले टाइम में क्या होगा कि कम होगा ज्यादा होगा ये कहना मुश्किल है, पर हमें तैयारी रखनी है। हमें अपने आप को जो हमारा गार्ड है वो कम नहीं करना है। हमें अपनी जो तैयारी का जो स्तर है वो हम पूरे अलर्ट मोड पर। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बात करने के लिए LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार, जिनका कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो माइल्ड है लेकिन लापरवाही बरतने की अभी जरूरत नहीं है। अभी हमें अपनी सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है और जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पूरी तरीके से पालन करना होगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है जो हुकूमत के लिए तशवीशनाक है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। CST रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों पर निगाह रखी जा रही है। मुसाफिरों के रैंडम टेस्ट भी किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मौजूद है मुंबई के CST स्टेशन पर और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि जहाँ से देश भर की दूर दराज की जितनी गाड़ियाँ आती हैं, जहाँ से लोग आते हैं, ये वहाँ के तस्वीरें हैं। और CST रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनकी कोरोना जांच की जा रही है। दिन भर में जो एक जानकारी मिल रही है तकरीबन 1500 से 2000 के करीब डेली यहाँ पे बाहरी राज्यों से जो लोग आते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। आपको बता दें कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में एक दिन में 46,000 मामले आने के बाद रेलवे विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। क्या कुछ यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही, क्या कुछ प्रोसेस है रेलवे का, सीधे बातचीत करते हैं CST के स्टेशन मैनेजर प्रवीण वायकर जी से। प्रवीण जी, क्या कुछ जिस तरह से मामला बढ़ा है मुंबई महाराष्ट्र में उसको लेकर प्रिकॉशन ले रहे हैं आप लोग? अभी देखिए कि जो दूसरी लहर आई थी उसके बाद से रेलवे बहुत सतर्क हो गई है और वो यात्रियों की और हमारे रेल कर्मचारी है उनके सेहत का ध्यान रखते हुए यहाँ पर BMC के साथ में मिलकर हमने RT-PCR
और ये टेस्टिंग का पूरा यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है। जाने वाले यात्री आने वाले यात्रियों का पूरा टेस्टिंग होता है और दिन में करीब करीब 1600 से 1700 टेस्टिंग होती है, जिसमें से जो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो 10 से 15 लोग जो मिल रहे हैं तो उनके लिए एम्बुलेंस वगैरह रहती है, जिससे उनको दवाखाने में भेज दिया जाता है, उनको विलगीकरण करने के लिए वहाँ भेजा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या टेस्टिंग में ओमिक्रॉन की टेस्टिंग भी शामिल है क्या? हाँ, ओमिक्रॉन की भी टेस्टिंग शामिल रहती है इसमें। कोई रिपोर्ट आई है उसका? तो आज मेरे ख्याल से एक ही पेशेंट मिला है अभी तक, उसका ज़्यादा तो ये नहीं किया है, लेकिन जो भी टेस्टिंग होती है पहले तो कोविड का ही देख के जो लक्षण दिखते हैं तो फिर उसको उधर भेज दिया जाता है और आगे जाके टेस्टिंग बीएमसी वाले पूरा ये करते हैं आगे। पूरी टीम है, ये टीम किसकी है और आप लोग ने कैसे संपर्क किया है? ये जो लोग हैं बीएमसी द्वारा हमारे पास में भेजे गए हैं। हमारे जो डीआरएम साहब थे वो कमिश्नर साहब से मिले थे और उसके बारे में फिर उन्होंने पूरी चर्चा की थी कि इतना इतना ट्रैफिक अपने रेलवे में लोग रहते हैं तो उनके सेहत के लिए, उनके इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो फिर उन्होंने हमारे साथ मिलके ये टीम को यहाँ भेजा है। प्रवीण वायकर जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे, सीएसटी के स्टेशन मैनेजर। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। कामयाबी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है और यही हमने अपने पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा। आइए एक नज़र डालते हैं ऐसी ही होनहार टैलेंटों पर जो पहले एपिसोड में दिखाए जाएंगे। पापा मुझे किक बॉक्सिंग करनी है। पापा प्लीज मुझे किक बॉक्सिंग करनी है। पापा मुझे किक बॉक्सिंग करनी है बस। पीछे मेरे अंधेरा आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। मेरा नाम पजोल इस्लाम है एंड मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं 14 साल की हूँ एंड मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। तगड़े ओए तगड़े डड्डे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सोसाइटी, बाकी लोग उन दोनों कहते थे कि गर्ल को शादी करना, झाड़ू पोछू मारना बस दूसरे घर में। मुझे भी बहुत ज्यादा ताने, उनके टॉन्ट जो देते थे फेस करना पड़ा, बट हार नहीं मानी। जितने भी पीछे मेरे घर हैं सब में लड़कियां होंगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरी तरह नहीं, मुझसे भी आगे बढ़े, ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आए अपनी कंट्री के लिए। हेलो तजमुल, अरे बाप रे। मेरा नाम हरमनजोत सिंह है, मैं 14 ईयर्स ओल्ड हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मैंने अपना सबसे पहला एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप। जो रक्षा ऐप है उसको हम SOS या इमरजेंसी की श्रेणी में डाल सकते हैं, जिसकी मदद से कोई भी महिला जब वो किसी बुरी स्थिति में फंसी हुई है तो वो आराम से उसके फीचर्स के थ्रू अपने आप को हेल्प कर सकती है किसी भी इमरजेंसी में। और मैं अभी रुका नहीं हूँ, ये तो अभी मेरी शुरुआत ही है।